नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल रहा। धामी बोले, नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में बनेगा स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र। उत्तराखंड में मौसम शुष्क होने के बाद पारा चढ़ा। सितंबर में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। 8 स्टेशनों के निर्माण को लेकर टेंडर जारी। एक अक्टूबर से शुरू होगी हेली सेवा। पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार। मैदान में रहेगा शुष्क मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं नोएडा, जहां ट्रेड शो में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। फॉरेन बायर्स यहां पर 532 से अधिक संख्या में उपस्थित हुए। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में और विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की भूमिका को आने में निर्णायक साबित होगा। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बना है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो उस सिद्धि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो की इस सारगर्भित यात्रा पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हमने तय की है, आपके अवलोकनार्थ। आइए देखते हैं ये फिल्म। Under the guidance of our visionary Prime Minister Narendra Modi, New Uttar Pradesh of New India is emerging as a $1 trillion economy with improved law and order and industry policies. New Uttar Pradesh is consistently scaling new heights in industry. आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। In line with our inspirational ministers, vocal for local vision, and under the dynamic leadership Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh International Trade Show has emerged a true symbol of comprehensive business growth. In its first edition, Uttar Pradesh International Trade Show boosted the morale of entrepreneurs, attracting 70,000 buyers and more than 3 lakh visitors. The immense success of the second edition gave local products access to the international market, showcasing the potential of Uttar Pradesh on a global stage. To add to the huge success of the first and second editions, the third edition of the Pradesh International Trade Show is being held in Greater Noida from 25th to 29th September 2025. प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अब भूमिका का निर्वहन करेगा। The third edition of EITS will witness participation from business houses across India and abroad, with Russia joining as the partner country this year. Featuring over 2,100 exhibitors, more than 1,25,000 B2B visitors, over 4,50,000 B2C visitors. And in such sessions, this mega event is set to chart a new course. At this global Mahakumbh, the world will experience the trade, tradition and transformation of new Uttar Pradesh, along with the unique glimpse of its art culture. Join us and be a part of the third Global Trade Mahakumbh of Uttar Pradesh and take your business to global heights. Uttar Pradesh National Trade Show. Ultimate sourcing begins here.
देवियों सज्जनों, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया भारत है। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत। इस नए भारत के शिल्पी हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए आप सबकी सम्मान से भरी करतल के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, यूपी इंटरनेशनल ट्रेडों में आए ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और नौजवान साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय, गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का ये मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। साथियों, ऐसे ही
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम है। एक समय था, अब सरकार को कोई सामान बेचना और बड़े प्लेयर्स की बात उन्हीं के कब्जे में था एक प्रकार से। लेकिन आज जैम पोर्टल से करीब 25 लाख सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स उससे जुड़े हुए हैं और सरकार को सप्लाई का काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, उद्यमी हैं, दुकानदार हैं, जो भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से वो सीधे अपना सामान भारत सरकार को बेच रहे हैं और भारत सरकार खरीद रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि अब तक जेम के माध्यम से भारत सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का सामान या सर्विस खरीद चुके हैं। इस पोर्टल पर करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हमारे एमएसएमई लघु उद्योगों से खरीदा गया है। पहले की सरकारों में ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज देश के दूर सुदूर कोने में जो छोटा सा दुकानदार है वो भी जैम पोर्टल पर अपना सामान बेच रहा है। और यही तो सच्चे अर्थ में अंत्योदय है, यही विकास का आधार है। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं वो हमें भारत में ही बनाना है। आज यहां सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है। साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से चिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए
आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। जो भारत में उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता देनी है। साथियों, एक अहम विषय रिसर्च का है। हमें रिसर्च में इन्वेस्ट बढ़ाना है, कई गुना बढ़ाना है। इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है, व्यापार भी ठहर जाता है, जिंदगी भी ठहर जाती है। और सरकार ने इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं। अब रिसर्च में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबको आगे आना ही होगा। ये समय की मांग है। हमें स्वदेशी रिसर्च का, स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। साथियों, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा उत्तर प्रदेश भी अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में कनेक्टिविटी की जो क्रांति हुई है, उसने लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर दिया है। यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है। यूपी देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ये देश के 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब है। हेरिटेज टूरिज्म में भी यूपी नंबर 1 है। नमामि गंगे जैसे अभियानों ने यूपी को क्रूज टूरिज्म के लिए उसके मैप पर ला करके अपना स्थान बना दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने यूपी के अनेकों जिलों के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया है। और मुझे तो विदेशी मेहमानों से मिलना होता है तो आजकल मुझे कोई क्या देना है बहुत सोचना नहीं पड़ता है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कैटलॉग हमारी टीम देख लेती है, बस दुनिया भर के देश के लोगों को मैं दे देता हूं। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं
उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं काशीपुर की, जहां हाल ही में हुई हिंसा के बाद जब शहर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, तभी एक झूठी अफवाह ने माहौल को फिर से तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की है। अफवाह फैलाई गई कि पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई है। खबर फैलते ही शहर में सनसनी मच गई और लोगों में बेचैनी बढ़ गई। ये मामला अलीखां इलाके का है, जहां पहले ही हिंसा के चलते पुलिस सतर्क थी। चौकियों पर जवान तैनात थे और उपद्रवियों की पहचान की जा रही थी। इसी बीच अफवाह ने हालात को और बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समय रहते सच्चाई उजागर करते हुए स्थिति को संभाल लिया है। पुलिस ने साफ किया कि कस्टडी में किसी युवक की मौत नहीं हुई है। अफवाह झूठी और समाज को भड़काने की साजिश है। पुलिस द्वारा जारी की गई वीडियो फुटेज में वो युवक स्वस्थ अवस्था में अपने पिता के साथ दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर पौड़ी से है, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास भवन परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। रिपोर्ट भगवान सिंह, पौड़ी गढ़वाल। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास भवन परिसर में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की उपस्थिति में सफाई अभियान चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई अभियान में शामिल विकास भवन कार्यालयों के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। आयोजित इस वृहद सफाई अभियान में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विकास भवन के अंडरग्राउंड नाले सहित परिसर की व्यापक स्तर पर सफाई की गई। वहीं संकलित किए सूखे व गीले कूड़े के अलावा ठोस अपशिष्ट को अलग अलग संकलित कर नगरपालिका के कूड़ा वाहन में लादकर कूड़ा निस्तारण केंद्र भेजा गया। मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन के सभी कार्यालय अध्यक्षों को अपने अपने कार्यालय में साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। जैसा कि आपको विदित है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पे विकास भवन में, जो विकास भवन के जो जितने भी हमारे कार्यालय हैं, विकास भवन के जो परिसर है, इसकी साफ़ सफाई हम लोग कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा, इसके बीच से एक हमारे विकास भवन के बीच से एक बड़ा नाला भी इसमें गुजरता है, तो इसमें भी काफ़ी गंदगी है। इसको हमने अभी पूरी तरीके से साफ़ किया है। और इसके अलावा जितने भी हमारे कार्यालय परिसर है, जो हमारे इसकी लॉबीज़ हैं कार्यालय की या कार्यालय परिसर है, उसको हम लोग उसकी आज हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इसी के साथ में हमारा पूरे जनपद में लगातार ये कार्यक्रम 17 सितंबर से लगातार चल रहे हैं और ये 2 अक्टूबर तक लगातार चलते रहेंगे। और इसमें सभी कार्यालयों में, विकास खंडों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान जनपद में चलाया जा रहा है। को ये निर्देश दिए गए हैं और ये कि अपने अपने जो भी कार्यालय हैं उसमें वो उनके कार्यालयों के अंदर भी साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाए रखें, अपने कार्यालयों में साफ़ सफाई करें। जो भी उनकी पत्रावलियां हैं जो कि अब निष्प्रयोग हो चुकी हैं, उसको वीड आउट किया जाए और जिससे कि स्पेस भी रहेगा और दूसरा जो एक उनके स्वास्थ्य पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन की घोषणा की है। एसआईटी 1 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। इसी बीच जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस मामले को लेकर विपक्ष और तमाम युवा लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने एसआईटी गठन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी शुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया
कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल एसपी के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दौरान कॉलेज के गेट पर छात्र नेताओं के 2 गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, इसी बीच एक युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे कॉलेज गेट पर हड़कंप मच गया। मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दोनों ही छात्र गुटों को तितर वितर किया गया, जांच शुरू की गई। छात्र संघ चुनाव को लेकर बीते 5 दिन पहले भी रुद्रपुर के बगवाड़ा में फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी थी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।